हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th का सेकंड चैप्टर का पार्ट 5 स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको पिछले पार्ट में पढ़ाया था 4 पार्ट में कि गुरु बीजाणु जनन यानी मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो उसमें क्या होता है कि जो मादा जननांग है वो किस तरीके से मैच्योर होता है वो बताया था। ठीक है, अब हम यहाँ पे बताएंगे कि नर गैमीट्स होते हैं, मेल गैमीट्स होते हैं, वो फीमेल गैमीट्स पे किस तरीके से जाते हैं और किस तरीके से उनका पॉलिनेशन होता है। यानी कि यहाँ से क्या होता है, फट जाता है और यहाँ से परागण निकल के इसके वर्तिकाग्र पर पहुँच जाते हैं। तो यहाँ तक पहुँचने का कोई माध्यम होता है। तो क्या माध्यम होता है वो हम पढ़ेंगे। परागण के प्रकार, परागण के प्रकार। परागण तो आप समझ गए। परागण क्या होता है? परागण की छोटी सी डेफिनेशन सुन लीजिए कि परागकोश से परागणों के निकलने के बाद उनके निर्माण को ही परागण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसके प्रकार जो होते हैं, तो एक होता है स्वयं परागण, दूसरा होता है पर परागण। ठीक है, स्वयं परागण क्या होता है? स्वयं परागण वो जो अपने आप ही हो जाए, जिसमें किसी दूसरे की आवश्यकता ना हो। यानी स्वयं परागण वो होता है जो खुद ही हो जाए, जिसमें किसी दूसरे व्यक्ति या दूसरे जीव की आवश्यकता नहीं होती, उसको हम कहते हैं स्वयं परागण। तो ये कब होता है? जब फ्लावर मैच्योर हो जाता है, अपने आप क्या होती है इसकी जो पराग कोश है वो फट जाता है, इससे परागण निकल जाते हैं और वो वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पर परागण की। तो पर परागण के 3 टाइप्स होते हैं, वायु द्वारा, जल द्वारा और जंतु द्वारा। तो वायु द्वारा कैसे होता है? कुछ ऐसे परागण होते हैं जो वायु के द्वारा मादा जननांग के पास पहुंच जाते हैं। कुछ में जल के द्वारा। जल के द्वारा कैसे होते हैं? कुछ जलीय पुष्प होते हैं जिनमें वो जल में अपना परागण निकाल देते हैं और वहां से वो जल के द्वारा मादा में पहुंच जाते हैं। जंतु में क्या होता है? जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई भी जंतु आके बैठा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आके बैठी हनी बी। कौन बैठी? हनी बी। हनी बी इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि जंतु परागण किसके द्वारा होता है। तो अच्छे से जो होता है वो किसके द्वारा होता है? हनी बी के द्वारा अधिकतर, क्योंकि हनी बी पुष्प पे जाती है शहद लेने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हनी बी बैठी और उसके जो पैर थे उनमें परागण चिपक गए, पैर में, हाथ में। अब वो यहाँ पर गई तो फिर वो यहाँ पर चले गए और यहाँ से वो इसके अंदर पहुँच गए, यानी इसके अंडाशय में पहुँच गए और वहाँ जाकर उन्होंने निषेचन की प्रक्रिया की। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसके तीनों टाइप्स हो गए, वायु द्वारा, जल द्वारा और जंतु द्वारा। ये आप नोट करते जाइएगा। अगला है कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण आप जानते ही हो कि जहाँ पे ये कृत्रिम आ जाता है, कृत्रिम मतलब मानव निर्मित, ऐसी चीजें जो मानव द्वारा की जाए, तो इसमें परागण मानव द्वारा कराया जाता है। आप अपने चैप्टर 6 में पढ़ेंगे निवंशानुगति में कि जो मेंडल ने एक नियम किया था, एक लंबे पौधे पे और एक बौने पौधे पे, उन दोनों पे एक संकरण कराया था। तो उन्होंने क्या किया था, एक पुष्प का भी था, एक लाल पुष्प का और एक सफेद पुष्प का कराया। तो उसमें जो पुष्प अगली पीढ़ी जो आई, अगले उनके जो बीज बना वो कैसा बना? गुलाबी पुष्प का बना। ठीक है, इसमें किस तरीके से होता है देखिए। जैसे मान लीजिए एक ले लिया छोटा पुष्प और एक ले लिया बड़ा। ठीक है, इन दोनों का पॉलिनेशन कराना है। तो अब इसके पास तो है पहले से नर गैमीट्स। ठीक है, अब ये यहाँ पे चले जाएंगे तो इनका पॉलिनेशन, ये यहाँ पे क्या करेंगे? फर्टिलाइजेशन कर लेंगे। लेकिन हमें इसके जैसा बीज नहीं बनाना, इन दोनों का संयुग्मन करना है। तो क्या करेंगे? कृत्रिम के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है विपुंसन और दूसरा होता है थैलीकरण।
विपुंसन को हम कहते हैं इमल्सन यानी इमस्कुलेशन, और इसको कहते हैं हम बैगिंग। ठीक है, इमस्कुलेशन में क्या होता है कि यहाँ पे ये जो नर होता है, इसका नर जननांग, इसको क्या कर दिया, काट दिया जाता है। अब इसमें इसके परागकोश को काट दिया, इसमें परागण ही नहीं बनेंगे, और परागण नहीं बनेंगे तो इनमें निषेचन नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब निषेचन की जरूरत होगी तो यहाँ पे दूसरे पुष्प से परागण आएंगे। ठीक है, थैलीनुमा में क्या होता है कि इसके जो परागण है इनको एक थैली के अंदर बंद कर दिया जाता है। अब ये एक थैली के अंदर बंद हो गए, और बंद होने पर क्या हुआ, बंद होने पर इसमें से जो परागण निकलने थे वो थैली की वजह से बाहर नहीं निकल पाए, और उनका क्या नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया। आगे बात समझ में, यानी विपुंसन में जो उसके परागण परागकोश हैं वो काट दिए जाते हैं, और थैलीकरण में उस थैली में बंद कर दिए जाते हैं। ये होता है कृत्रिम परागण। अब इसमें जो होता है, ये मादा भाग में कुछ छिड़खानी नहीं होती, ये सिर्फ जनन भाग के साथ होती है। जनन नर मेल गैमेट्स होते हैं उन्हीं को काटा जाता है, उन्हीं को बंद किया जाता है, फीमेल के साथ कुछ भी नहीं किया जाता। ठीक है, अब हम आते हैं इसके अगले टॉपिक पर। अब यहाँ पे आपको पता चल गया परागण किस तरीके से पहुँचता है मादा जननांग के पास। अब पहुँचने के बाद कहाँ जाता है वो हम पढ़ेंगे, यानी टॉपिक है स्त्री केसर संकर्षण। संकर्षण, ठीक है, या इसका अंकुरण, अंकुरण भी बोल सकते हो आप इसको, किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम देखेंगे। इसमें आप बिना डायग्राम के ना कुछ समझ नहीं सकते बिल्कुल भी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये होते हैं मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स। ठीक है, और यहाँ पे हम इसका एक बीजांड बना देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, क्या पहुँच गए, यहाँ पे पहुँच गए परागण। अब मैंने आपको जब नर युग्मक पढ़ाया था तो उसमें मैंने उसका कुछ स्लाइड इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया था। उस पर मैंने बताया था जर्मपोर होते हैं। क्या होते हैं, जर्मपोर। यहाँ से जो जनन कोशिकाएं वो बाहर निकलती हैं। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस होता है ये डिवाइड हो जाता है टू में, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव। अब जो जनरेटिव होता है ये पहुँचता है, ठीक है। अब ये जनरेटिव यहाँ पहुँचा और यहाँ पे ये टू पार्ट्स में यानी दो सेलों में विभाजित हो गया, जिसको हम कहते हैं मेल गैमेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे विभाजित हो गया। अब यहाँ से इसने फिलामेंट्स बनाया और ये इसके द्वारा अंदर गया। अब अंदर जाके यहाँ पे क्या होता है, अंदर जाने के बाद इसमें होती हैं, हमने पिछले उसमें पढ़ा था जब गुरु बीजाणु जनन पढ़ा था कि ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस स्ट्रक्चर होता है। तो वही स्ट्रक्चर है इसमें। तो इसमें से एक गैमेट तो इसके साथ फ्यूज करता है, इस एग सेल के साथ। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, ये क्या होती है, एंटीपोडल सेल। ये होती हैं पोलर सेल, पोलर न्यूक्लियाई। और ये क्या होती हैं, दो सहायक कोशिकाएं होती हैं सिनरेस्ड। और ये क्या होती है, एग सेल यानी अंड जनन कोशिका। तो एक इसके साथ फ्यूज करता है और दूसरा जो है वो इसके साथ फ्यूज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाते हैं 3 और यहाँ पे हो जाते हैं 2। तो इसमें जो सेल बनती है वो होती है PEM यानी प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्र।
ठीक है, और यहाँ पे होता है संयुग्मन, संयुग्मन, ठीक है। अब PEN यानी प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई, और ये होता है सिंगैमी, ठीक है। और ये होता है ट्रिप्लॉइड। आपको पता है ट्रिप्लॉइड क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 न्यूक्लियस है, और ये हो गया डिप्लॉइड। हैप्लॉइड तो ये पहले से ही था, अब हैप्लॉइड हैप्लॉइड मिलकर क्या बन गया? डिप्लॉइड 2N, और यहाँ पे हो गया ये 3N। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसको कहते हैं त्रिसमेकन यानी ट्रिपल फ्यूजन। त्रिसमेकन, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि त्रिसमेकन क्या होता है, तो जहाँ पे 3 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करते हैं वहाँ पे त्रिसमेकन होता है। त्रिसमेकन यानी ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है, जहाँ पे 3 न्यूक्लियस यानी 2 न्यूक्लियस के साथ एक दूसरा न्यूक्लियस एक सेल आके जब फ्यूजन करती है, निषेचन करती है, तो उसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, त्रिसमेकन, सॉरी समेकन, ठीक है। अब चलते हैं, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, निषेचन हो रहा है, वो 2 में हो रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दोनों में हो रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो जहाँ पर एक ही जननांग में दो निषेचन हो, उसे हम क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे 2 भ्रूण बनना है, एक भ्रूण कौन सा बनना है? PEN, और एक संयुग्मन, ठीक है। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, टोटल हो गए 2। तो डबल फर्टिलाइजेशन में 2 भ्रूण बनते हैं। तो यहाँ पे कौन सी प्रक्रिया हो रही है? डबल फर्टिलाइजेशन। इस तरीके से आपके 2 टॉपिक क्लियर हो गए। अंकुरण किस तरीके से होता है वो देख लिया, और डबल फर्टिलाइजेशन किसको कहते हैं? जहाँ पर 2 निषेचन एक साथ हो उसको हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है? जो अंडाशय होता है वो परिवर्तित हो जाता है फल में। किसमें? फल में, क्योंकि 2 भ्रूण बने, एक अंडाशय में बना वो फल बन गया, और एक जो बीजांड में बना वो क्या बन गया? बीज बन गया। यानी कि ये जो PEN है ये बीज बनता है और ये फल बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया और साथ साथ चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसमें एक आता है आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, कभी कभी बोर्ड में भी आ जाता है, अनिषेक फल और निषेक फल, निषेक जनन किसे कहते हैं? तो देखिए, अनिषेक फलन, ध्यान से पढ़िएगा। पुष्प के बिना निषेचन के ही फल का निर्माण अनिषेक फलन कहलाता है। इसको कहते हैं पार्थिनोकार्पी। इंग्लिश में क्या कहते हैं? पार्थिनोकार्पी। क्या लिखेंगे? पुष्प के बिना निषेचन द्वारा फल का निर्माण ही अनिषेक फलन कहलाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। अब यहाँ पे क्या होगा? फल का निर्माण बिना निषेचन के होगा, तो यहाँ बीज नहीं बनेगा, तो इसका एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं अंगूर, केला और अनानास आदि, ठीक है। दूसरा आता है अनिषेक जनन, ठीक है, साफ कर देती हूँ इसको। अनिषेक जनन यानी बिना निषेचन के ही भ्रूण बन जाए, सिर्फ मादा जनन द्वारा।
यहाँ पे सिर्फ मादा जनन द्वारा भ्रूण बनता है बिना निषेचन के, उसको हम कहते हैं अनिषेक जनन। निषेचन नहीं होता, यानी नर और मादा गैमीट्स का आपस में निषेचन नहीं होता, सिर्फ मादा जनन अंग द्वारा ही इसमें भ्रूण बन जाता है, उसको हम कहते हैं अनिषेक जनन। ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आपका ये सारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। इसके टोटल हमारे कितने पार्ट्स हो गए? 5 पार्ट्स हो गए। यदि किसी स्टूडेंट ने इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट नहीं देखे हैं तो वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे इसके सारे पार्ट्स अपलोड हैं। तो अब आप इसके कुछ क्वेश्चंस लिखिए जो मुझे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर दीजिएगा। जैसे नंबर 1, पुष्प के चक्र कितने होते हैं? पुष्प के कुल कितने चक्र होते हैं? दूसरा लिखिए, पुष्प के कौन से चक्र सहायक चक्र होते हैं और कौन से चक्र असहायक चक्र होते हैं? पुष्प के ऐसे 2 चक्रों के नाम बताइए जो जनन करते हैं। परागण की क्रिया क्या कहलाती है? चौथा है परागण की क्रिया क्या कहलाती है? और तीसरा है अनिषेक फलन की क्रिया क्या कहलाती है? अनिषेक फलन की क्रिया को क्या कहते हैं, क्या कहलाती है, उसकी परिभाषा दीजिए। ठीक है, आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं, मैं चेक करूँगी। और आपको कोई भी यदि इस चैप्टर में डाउट हो इसमें या फर्स्ट चैप्टर में, तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको दूंगी। या कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया हो तो उसको भी आप बताइए, मैं उसको फिर से बताने की कोशिश करूँगी जिससे आपको समझ में आ जाए। यानी कि जो मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, जिस माध्यम से कर रही हूँ, मेरा मोटिव है कि आप लोग अच्छे नंबरों से पास हों, या जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दो उसमें आप सक्सेस हो, तो वो सक्सेस हो, आप सक्सेस होगे तो मैं भी सक्सेस होंगी। ठीक है, थैंक यू। चलो बंद।